विधि की किस्मत इतनी खराब थी कि जिससे मोहब्बत करती थी उससे शादी हो गई थी। लेकिन आज तक उसको कोई सुख नहीं मिला था, क्योंकि उसका पति उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसकी वजह विधि के ससुराल वाले थे। विक्की उससे मोहब्बत कर तो लेता, क्योंकि विधि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे कोई भी देखता तो बस देखता ही रह जाता। लेकिन उसकी किस्मत में भगवान ने विक्की का प्यार बहुत देर में डाला था। विधि अपने सुहाग रात के लिए तड़पी थी, लेकिन वह आदमी जिससे उसकी शादी हुई थी, उस आदमी को विधि की कोई परवाह नहीं थी। हर रात वह अपने पति विक्की को सपने में देखती थी। उसके साथ विक्की सपने में सब कुछ कर चुका था। वह सपने में ही बड़ी ज़ोर ज़ोर से आहें भर रही थी। तभी उसकी सहेली ने उसे जगाया था। उसका पूरा बिस्तर भीग चुका था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी। आज वह बहुत परेशान थी। जो वहाँ बैठा हर आदमी उसे देख सकता था। वह सोफे पर बैठी हुई अपनी टांग पर टांग बार बार हिला रही थी। बस भी करो विधि, लावी ने जज करते हुए कहा था। विधि ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वह सोफे से उठी। अब वो कमरे में चक्कर काटती हुई बेचैनी से कह रही थी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। कोई भी तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर नहीं जा सकता। राशि भी उसके पास आकर खड़ी हुई। उसके कंधे पर हाथ रखा, उसका हौसला बढ़ाया। इससे पहले कि कोई बात करती, अचानक कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। लावी उन दोनों पर एक निगाह डालते हुए दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खोला तो सामने ही वार्डन खड़ी थी। लावी ने सवालिया निगाहों से उसे देखा, जो लावी को एक साइड करती हुई कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मिस विधि, आपको लेने के लिए कोई आया है। ये सब थे कि पिघलता हुआ शीशा जो उन तीनों के कानों में एक साथ उतरा। वह तकलीफ और दुख से नामे सिर हिलाती हुई 2 कदम पीछे हुई थी। मुझे कहीं नहीं जाना, उसके होठों ने बिना आवाज किए हिले थे। जल्दी से अपनी सारी पैकिंग कर लो, वह आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। वार्डन उसको कहती हुई कमरे से बाहर जा चुकी थी और उसने एक खाली नज़र लावी और विधि पर डाली। आंखों से आंसू बहते हुए गालों तक आकर रुक चुके थे। मुझे कहीं नहीं जाना। वह बहुत डरी हुई थी और सोफे पर सर रखकर सिमट कर बैठ गई। वह दोनों उसके पास आकर खड़ी हुई। मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे घर चलो। लावी ने यह आइडिया दिया था। विधि का दिल करा कि उसके आइडिया पर थूक दे। तुम ऐसे कहीं नहीं छुप सकती हो, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। उसकी बात पर वे दोनों हैरान हुई। लेकिन क्या कर सकते हैं? विधि ने परेशान होते हुए पूछा, फिलहाल तुम उसके साथ चली जाओ, वहाँ जाकर उसका जीना हराम कर दो कि वह तुम्हें छोड़ ही दे। लावी ने आइडिया दिया था और विधि ने उस पर बहुत गुस्सा किया था। यहाँ मेरी जिंदगी नर्क बन रही है और तुम मुझे इस तरह के घटिया आइडिया दे रही हो। मुझे कहीं नहीं जाना यार, तुम दोनों कुछ करो। वो बेचैनी से कहती हुई इस बार रो पड़ी थी और उन दोनों को बहुत दुख हुआ। यार, हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है, वह आदमी तुम्हें खुद छोड़ दे तो फिर तुम आज़ाद हो जाओगी। उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। वो बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देख रही थी। इससे पहले और ज़्यादा कोई बात करती, कमरे के दरवाजे पर एक बार फिर किसी के आने की आहट हुई। जल्दी करिए मिस विधि। और विधि के सारे बदन में डर समा गया। उसने नामे सिर हिलाया था। जल्दी से लावी ने उसके सारे कपड़े पैक किए। मैं तुम्हारे सामान में ये मोबाइल छुपा रही हूँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हमसे बात कर लेना, फिर हम कुछ करेंगे। लावी ने उसे हौसला दिया था। राशि ने हाँ में सिर हिलाया। फिलहाल यही अच्छा है, तुम चली जाओ। अगर उस आदमी को तुम पर शक हो गया कि तुम क्या सोच रही हो तो बुरा ही हो जाएगा। लावी की बात पर वह एकदम चुप हो गई। उन दोनों ने जल्दी से उसका सारा सामान समेटा, उसका बैग पैक किया। वह जल्दी से अपना दुपट्टा लपेटती हुई दूसरे हाथ में बैग पकड़े उस कमरे से बाहर निकली थी। ये एक हॉस्टल का मंजर था। वह पिछले 3 सालों से यहीं हॉस्टल में रहती आ रही थी, मगर वह 2 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टी हो रही थी, इसलिए सारे स्टूडेंट अपने अपने घरों को जा रहे थे। हॉस्टल के वार्डन ने सख्ती से कहा था कि कोई भी लड़की उन 2 महीनों में हॉस्टल नहीं रुक सकती। उन्होंने ज़बरदस्ती सारे स्टूडेंट के घर में फ़ोन किए थे। एक वही लड़की थी जो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वार्डन ने फ़ोन किया। उसके घर उस आदमी को बुला चुकी थी जहाँ विधि कभी नहीं जाना चाहती थी। वह एक गहरी सांस लेती हुई कमरे से बाहर निकल आई थी। हाथ में बैग को मजबूती से पकड़ते उसने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की। वह जब तक रिसेप्शन में आई तब तक सारा बदन पसीने में नहा गया था। अंदर तक डर कुंडली मारे बैठा था। वह कभी भी वापस नहीं जाना चाहती थी। रिसेप्शन पर सारा खाली था, ना ही वार्डन थी ना ही वो कहीं था। इतने में उसे एक काम करने वाली औरत नजर आई जो यहीं पर काम करती थी।
आप जा सकती हैं। उसने खबर दिया तो विधि ने हाँ में सिर हिला दिया। हॉस्टल के बिल्डिंग से बाहर निकल आई। 2 मिनट का रास्ता तय करते हुए पार्किंग तक आई और वहाँ पर कुछ गाड़ियों में से उसकी गाड़ी ढूंढनी चाहिए, जब अचानक उसे अपने पीछे से आवाज़ आई, दूसरे नंबर पर ब्लैक ऑडी है। और वह उस आवाज़ को सुनते ही विधि के अंदर तक कपकपी सवार हो गई थी। उसके अंदर पलट कर देखने की हिम्मत ना हो सकी। उसे लगा अब वो कभी भी हिल नहीं पाएगी। जमीन उसके पैरों में जकड़ रही थी। कुछ भी सोच समझे बगैर पलटी, तब तक वह उसके हाथ से बैग पकड़ चुका था और अब उसे 2 कदम आगे चल रहा था और सामने खड़ी ब्लैक ऑडी तक जा रहा था। विधि ने एक नज़र उसके पीठ को देखा। वह उसे पूरे 3 सालों के बाद देख रही थी। आंखों में एक अजीब सा असर उभरा। उसका सिर्फ पीठ ही देख पाई थी। 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी, हैंडसम पर्सनैलिटी और बेहद खूबसूरत बॉडी। वह मेरा बैग गाड़ी के डिग्गी में रखता हुआ पलटा। उसका चेहरा बिल्कुल सामने आ गया। उसकी कांच सी चमकीली आंखें, सफ़ेद रंग चेहरे पर छाई गंभीरता जो उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। वह 30 साल एक खूबसूरत नौजवान था। उसे देखते हुए विधि अपने बीते हुए कल में खो गई। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ एक अमीर घर से संबंध रखती थी, लेकिन बाप एक गांव का गरीब आदमी था। उसके माँ बाप पहली बार कॉलेज में मिले थे। वह दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। उसकी माँ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसके बाप से शादी की थी और उसके नतीजे में विधि के नाना ने विधि के माँ को हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लिया था। उन्होंने कह दिया था कि उनका अब इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। विधि की माँ भी मोहब्बत में अंधी होकर उस छोटे से गांव में जाकर बस गई। सालों बीत गए और उस गांव की वह होकर रह गई थी। भगवान ने उन दोनों को बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी के रूप में एक बेटी दी थी, जिसका नाम उन्होंने विधि रखा था। वह 15 साल की हुई तो उसके बाप का एक हादसे में देहांत हो गया था। उसके दादा दादी ने विधि के माँ को अपने साथ रखने से मना कर दिया था। उन्हें लगता था कि वह शहर की अमीर फैमिली से संबंध रखती है। वह इस तरह की मॉडल लड़की को अब और ज़्यादा अपने परिवार के साथ नहीं रखेंगे। उनके बेटे ने अपने पसंद की शादी की थी तो वह चुप रहे, मगर अब उनका बेटा जा चुका है, इसलिए वे और ज़्यादा विधि और उसकी माँ के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। विधि की माँ बहुत भरोसे के साथ अपने बाप के घर आई थी और हाथ जोड़कर अपने बाप से माफ़ी मांगी थी। बाप कब तक नाराज रहता, इसलिए दिल पिघल गया और उसके बाद वह अपनी बेटी विधि को लेकर अपने बाप के साथ वहां रहने लगी। 4 साल बीत गए थे जब विधि के माँ का हार्ट अटैक से देहांत हो गया और विधि अकेली रह गई थी। मामी को तो वह हर वक्त जहर लगती थी, इसलिए उसके नाना ने एक फैसला किया और उन्होंने विधि के बड़े मामा के दोस्त के बेटे विक्की के साथ उसकी शादी कर दी। लेकिन विधि ये शादी नहीं करना चाहती थी। विक्की के माँ बाप की मृत्यु भी हो चुकी थी और विक्की विधि के नाना के घर पर ही रहता था। मगर उसके नाना का ये कहना था कि ये दोनों बिना शादी किए साथ इस घर में नहीं रह सकते, इसलिए अच्छा रहेगा इन दोनों की शादी कर दी जाए। 1 साल और बीता था जब उसके नाना की तबीयत भी खराब हो गई थी। उनकी मृत्यु हो गई। एक के बाद एक विधि के सारे अपने उसे छोड़कर चले गए। उसकी शादी तो हो गई, लेकिन बड़ी मामी को वह विक्की के पत्नी के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी और छोटी मामी उनको तो जैसे कलेजे पर मूंग दलने लगी थी। वह तो अपनी लाडली बेटी मुस्कान की शादी उस आदमी से करवाना चाहती थी जिसकी वह पत्नी बन गई थी। इसलिए अब दोनों मामियों ने मिलकर एक प्लान बनाया और विधि को गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। और फिर एक साजिश था जो उस बंगले में इसके लिए रचाया गया था। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। अब क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? गुस्से से उसके कान के पास झुकते हुए बोला था। विधि जल्दी से अपने बीते हुए कल से बाहर आई थी और अपने घबराते जिस्म पर काबू पाते हुए वह तेजी से गाड़ी तक गई थी। वह ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। वह फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। उसके गाड़ी में बैठने के बाद वह गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी सड़क पर दौड़ चुकी थी। विधि एक घबराती हुई निगाह उस पर डाली। वह 30 साल का खूबसूरत नौजवान था। इस शहर का सबसे बड़ा जाना माना बिजनेसमैन रईस परिवार से था। लेकिन एक हादसे में उसके माँ बाप की भी मृत्यु हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। उसके बाद विधि के मामा मामी ने उसे बड़ा किया था और वह उनको ही अपना माँ बाप समझता था। उनका बहुत मान सम्मान भी करता था, लेकिन उसकी अपनी दौलत बेशुमार थी। उस दौलत के लालच में ही विधि की छोटी मामी उससे जल भुनकर हमेशा राख हो जाती थी। विकी पर जैसे हर लड़की की नज़र थी और वह बिन मांगे विधि की झोली में आकर गिर पड़ा था। मगर जो कुछ बीते हुए कल में हो चुका था
उसके बाद विधि कभी भी उस आदमी की पत्नी नहीं बनना चाहती थी और उसे हमेशा के लिए छुटकारा चाहती थी। गाड़ी आधे रास्ते तक पहुंच गई। उसे अपने बंगले में जाने में अभी आधा घंटा और लगता, जब बहुत हिम्मत करते विधि ने उससे बात की और बिना उसके तरफ देखे वो बहुत गंभीरता से ड्राइविंग कर रहा था। मुझे कुछ कहना है। कितनी ही देर चुप रहने के बाद विधि की खूबसूरत आवाज़ ने चुप्पी तोड़ी थी। विकी ने अपने गंभीरता चेहरे के साथ एक नज़र विधि को देखा। उसकी काली आंखें, उसकी सफ़ेद दूधिया चेहरा। 21 साल की विधि खूबसूरती की मिसाल थी, मगर विक्की के चेहरे के असर बहुत ही गुस्सैली थी। वह कुछ नहीं बोला तो विधि ने दोबारा से अपनी बात कही। मुझे डिवोर्स चाहिए आपसे। वह हिम्मत करते हुए 3 शब्द कह पाई थी और अगले ही पल जैसे विक्की के अंदर किसी ने आग लगा दी थी। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। वह फटी फटी निगाहों से विधि को देख रहा था। क्या कहा? उसने दोबारा पूछा था, जैसे अपने कानों पर उसे खुद विश्वास ना हुआ हो। ये लड़की क्या कह रही है? मैंने कहा मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसने कुछ हिम्मत करते हुए बहादुरी से ये शब्द कहे थे और विक्की बेहद परेशान और हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कहने पर डिवोर्स दे दूंगा? उसने गुस्से से तेज चिल्लाया था। विधि के अंदर कहीं कुछ घायल हुआ था। उसकी आंखों के सामने वह दिन घूम गया जब अपने कमरे में बैठी किसी किताब के बारे में बात कर रही थी और छोटी मामी ने विक्की के दोस्त को उसके कमरे में धोखे से भेजा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं रोहन? उससे हैरानी से पूछा। बस तुमसे कुछ बात करने के लिए आया था। वह इतना कहते हुए उसके कमरे में पड़े सोफे पर बैठ चुका था। उसने उसे घूरते हुए कहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरे कमरे से जाइए, प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर जाओ, उसने रिक्वेस्ट करते कहा था। रोहन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। क्या हो गया? बैठ जाओ, बात करते हैं। वह अगले ही पल उसके इतने करीब पहुंच चुका था, उसका हाथ पकड़े उसे वापस सोफे पर बैठा चुका था। विधि अंदर तक कांप गई थी। ये क्या बदतमीजी है रोहन, मेरा हाथ छोड़ो। वह गुस्से से चिल्लाई थी। रिलैक्स, हाथ ही पकड़ा है, क्या हो गया? वह बड़ी आराम से कहता हुआ हाथ पकड़ लिया और विधि का तो उस पर पारा हाई हो गया था। उससे पहले कि वह कुछ और कहती, कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुला और विकी कमरे में दाखिल हुआ। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी अपने दोस्त को एक साथ सोफे पर इतने पास बैठे देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। रोहन के हाथ में विधि का हाथ था। इससे पहले विधि कुछ और कहती वह आगे बढ़ा था। एक थप्पड़ खींचकर विधि के चेहरे पर दे मारा था। सच कहते हैं, हर लड़की अपनी माँ पर ही जाती है। तुम भी अपनी माँ जैसी हो। अगर किसी और को पसंद करती थी तो फिर मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? वह गुस्से से भड़क उठा था और विधि उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। आखिर एक पल में ये सब कैसे हुआ? अपने गाल पर हाथ रखे विक्की के पीछे खड़ी अपनी मामी को देखा था और विधि के दिल में जैसे कुछ टूट चुका था। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये सब कुछ उसने कुछ कहने की कोशिश की थी। जब रोहन बोल उठा, मैंने कितनी बार कहा है विधि, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, इस तरह मुझे अकेले में मिलने मत बुलाया करो। रोहन एक झटके से उससे दूर हुआ था। उसके किरदार की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा चुका था और विधि के आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों पर फिसल गए। मामी थी आगे बढ़ी। मैं तो पहले ही कहती थी ना, उस लड़की को डिवोर्स दे दो और जान छुड़ाओ। उनके शब्दों में विधि के लिए साफ नफरत दिखाई दे रही थी और विधि अगला सांस नहीं ले पाई थी। आंटी जी, मैं इस लड़की को डिवोर्स नहीं दूंगा, इसकी यही सजा है, ये सारी जिंदगी मेरे नाम के साथ लटकी रहेगी। विक्की नफरत से बोला था और उसकी आंटी के सीने में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन वह उस लड़की को और ज्यादा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। विक्की की आंटी गुस्से से चिल्लाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वह भी कमरे से बाहर निकल गया। वह खाली कमरे को देखती बेचैनी से वहीं रोती रह गई। वह तो जानती भी नहीं थी कोई उसके कमरे में इस तरह दाखिल हो जाएगा। अगले दिन बहुत हिम्मत करते उसने अपने बड़े मामा से बात की थी, उसे हॉस्टल भेज दे, वह पढ़ना चाहती है। और बड़े मामा भी घर के हालातों को देखते हुए मान गए थे। और आज पूरे 3 साल के बाद वार्डन ने उसके बड़े मामा को ही फ़ोन किया था, इसलिए वह अपने अंकल के कहने पर उसे लेने के लिए आया था। पूरे 3 साल बाद वह दोबारा उसके सामने गई थी। मैं जानती हूँ कि मुझे वहाँ कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं और ज़्यादा आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मुझे डिवोर्स दे दो। वह बहुत जल्दी से खुद को बीते हुए कल से बाहर निकाल लाई थी और अपनी आंखों से छलकती आंसू को दूर करते हुए विक्की के आंखों से आग निकलने लगी। अगले ही पल उसने गुस्से से विधि का बाजू दबोचा था। तुमने क्या मुझे पागल और बेवकूफ़ समझ रखा है ताकि तुम्हें डिवोर्स दे दूं और तुम अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर लो?
उसके कानों में जहर घोले थे। वह विधि पर बुरी तरह से चिल्लाया था। इस बार विधि भी अपने आंसू पर काबू न कर पाई। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। किसी से शादी नहीं करनी, बस मैं आपकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं आप पर ज़बरदस्ती थोप दी गई हूँ, और ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल होना ये मेरी परवरिश नहीं। वह तकलीफ से बोली थी, इस शब्द पर जैसे विक्की ने ठहाका लगाया था। तुम्हारी परवरिश तो मैं बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। उसके एक एक शब्द में गुस्सा दिखाई दे रहा था, जो विधि को अपने जिस्म के आर पार होता हुआ महसूस हुआ। बहुत हिम्मत करते उसने कुछ गुस्से से कहने की कोशिश की, जब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ नहीं बांध सकते। और वैसे भी आपने ही तो कहा था, मुझ जैसी गांव की अनपढ़ जाहिल लड़की आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं। उसे 4 साल पहले वाली विक्की के शब्द याद आए थे, और उसका जवाब सुनते हुए विक्की ने अगले पल गुस्से से उसका मुंह दबोच लिया था। तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? वह गुस्से से गुर्राया था। विधि डरती हुई हाँ में सिर हिला रही थी। अच्छा, ऐसी बात है। वह विधि का जबड़ा छोड़े अब कुछ सोच रहा था। गाड़ी सड़क पर रुकी हुई थी। अचानक बारिश होने लगी, और देखते ही देखते बारिश बहुत तेज बरसने लगी थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह इतनी जल्दी मान गया, वह हैरान थी, और उससे ज़्यादा हैरान उस शर्त पर हुई थी। उसने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त? वह अंदर तक डर से कांप पड़ी थी, और अगले ही पल जो शब्द विक्की की जुबान से निकले थे वह विधि को हैरान करके रख दिए थे। वो बेहद अविश्वास और फटी फटी निगाहों से विकी को देख रही थी। वह गुस्से से अपनी कही बात दोहरा चुका था। एक रात मेरी मनमानियां बर्दाश्त कर लो, तुम्हें इस शादी से हमेशा के लिए छुटकारा दे दूंगा। ये सब थे कि पिघलता हुआ शीशा जो विधि के कानों के अंदर तक उतर गया था। उसकी आंखों में तकलीफ दिखाई दिए। बर्दाश्त की अब हद बढ़ गई थी। उसकी आंखों के सामने वह मंजर चला आया। ये 4 साल पहले का दिन था, जब वो किचन में खड़ी नाना के लिए चाय बना रही थी। वह चाय बनाने के बाद जब वह नाना को देने उनके कमरे में आई तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वह दादा अंकल के साथ बहस करते हुए कह रहा था कि उसे ये शादी नहीं करना, क्योंकि उसे विधि पसंद नहीं है। आपको क्या हो गया है दादा अंकल? मैं उस गांव की अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की से शादी नहीं करूंगा। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह 3rd क्लास लड़की, और कहाँ मैं? वह मेरे स्टैंडर्ड की बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो उसे देखना भी पसंद नहीं करूं। और कमरे के बाहर खड़ी विधि को लगा उसके सर से उसके सारे बंगले की छत गिर गई हो। नाना जी ना में सिर हिलाते हुए अब उसे गुस्से से कह रहे थे, अगर वह उससे मोहब्बत करता है तो उसे विधि से शादी करना ही पड़ेगा। और फिर विक्की अपने अंकल के कहने पर उनसे ये शादी की थी, क्योंकि पूरे परिवार में सिर्फ वही 2 लोग थे जिसे वह टूट कर मोहब्बत करता था। ये सब याद आते ही किसी ने विधि के आत्मा तक को निचोड़ कर रख दिया था। वह नाम में सिर हिला गई थी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ये हक नहीं दूंगी। जैसे उसकी आंखों का जख्मीपन और ज़्यादा बढ़ गया हो, और विक्की के चेहरे के असर और ज़्यादा गुस्से में हो गए थे। अगर डिवोर्स चाहिए तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। वह गुस्से से एक एक शब्द चबा चबा कर बोला था। विधि को सांस लेने में परेशानी होने लगी। वह बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी। दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। उसकी आंखों में ठुकराए जाने की तकलीफ थी। बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी आपको ये हक नहीं दूंगी। वह पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। पहली बार जिंदगी में उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी। वह बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह आदमी उसे मजबूर कर रहा था। उसका मना करना जैसे विक्की के मर्दानगी पर किसी वार की तरह लगा था। वह गुस्से से उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर चिल्लाया था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करोगी? वह गुस्से से गरजता हुआ चिल्लाया था। विधि कांप कर रह गई थी। आज मैं तुम पर अपनी मोहर लगा दूंगा, मेरे जिस्म की मोहर, जिसके बाद तुम्हारी सांसों पर भी मेरा नाम होगा। विक्की अपना गाड़ी लॉक कर चुका था, और विधि का सारा जिस्म ठंडा पड़ गया था। वह फटी फटी निगाहों से उस जालिम आदमी को देख रही थी, जिसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया था। वह जिस दिन से विक्की के ज़िंदगी में आई थी, उस दिन से विधि उसे एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि वह सारी ज़िंदगी गांव में रहती आई थी और वह शहर में रहता था। पढ़ा लिखा नौजवान था। उसे लगता था कभी भी विधि उसके साथ नहीं जचेगी। वह उसका चेहरा दबोच चुका था, और विधि के जिस्म में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। बहुत हिम्मत करते हुए उसने कुछ कहने की कोशिश की थी। क्या सिर्फ मर्द की मर्दानगी यही होती है कि वह औरत पर अपनी मर्दानगी दिखाए? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि सामने वाले के पास भी एक दिल है जो आपकी हर एक हरकत पर टूट जाता है? तकलीफ से तड़पती हुई बोली थी। विक्की बिल्कुल सुन रह गया था। मेरा जिस्म चाहिए ना,
तो ले लो, उसके बाद भी शायद आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। अगर तब भी तसल्ली ना मिली तो मुझे जान से मार देना, तब तो आपको ज़रूर तसल्ली मिल जाएगी ना। वह किसी जख्मी शेरनी की तरह उसके बिल्कुल करीब जाकर चिल्लाई थी। आप मर्द हैं, ये सब कर सकते हैं, सिर्फ औरतों के जिस्म को कुचलना ही मर्दानगी है। वह अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए इतना कहते हुए रोने लगी थी और विक्की जो कुछ गुस्सा करने का इरादा रख रहा था एकदम से उसके रोने की वजह से नॉर्मल हो गया था। न जाने क्यों उसे उस लड़की की आंखों से निकलने वाली आंसुओं से दुख हुआ था। दोबारा अपनी सीट बेल्ट पहनता हुआ गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। पूरे 1 घंटे के बाद गाड़ी विक्की के घर में दाखिल हुई। विक्की और विधि के मामा मामी सब एक साथ ही रहा करते थे। विक्की का अपना घर भी था, लेकिन वह अपने अंकल के साथ ही रहता था। अंकल ने उसे बचपन से पाला था और उसे बेटे से बढ़कर चाहते थे। उसके दोनों मामा के दो दो बच्चे थे। ये सभी एक साथ रहा करते थे। विक्की उसके बड़े मामा के साथ रहता था और विक्की के पास करोड़ों की संपत्ति थी और वह उन सारे दौलत का इकलौता वारिस था। इसलिए उसकी दोनों मामियाँ ये चाहती थीं कि मैं अपनी बेटी से उसकी शादी करवा दूँ। विधि के नाना विक्की से उसकी शादी कर गए थे, जिसकी वजह से उसकी मामियाँ भी उससे गुस्सा रहा करती थी। उसकी छोटी मामी ये चाहती थी कि विक्की और उनकी बेटी के बीच आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए ताकि वे दोनों की शादी करवा सकें। आखिर ये सारी दौलत विक्की की ही तो थी और इस परिवार का वह इकलौता वारिस था, इसलिए सारा बिजनेस भी उसी के हिस्से में आना था। मुस्कान सिर्फ विक्की की पत्नी बनकर सारे दौलत पर अकेली राज करती। दोनों गाड़ी से बाहर उतर आए थे। वह बेचैनी से वहीं आंगन में खड़ी रही जब तक विक्की अंदर दाखिल नहीं हुआ। उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ी। उसके अंदर जाने के बाद वह अपने मरे मरे कदमों से विक्की के कमरे में दाखिल हुई थी। आंगन में ही उसकी बड़ी मामी किसी बात पर मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। पास ही मुस्कान बैठी कहीं बातों में बिजी थी। दोनों मामा शायद अपने अपने कामों से घर से बाहर थे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं थे और विक्की को देखते हुए उन तीनों औरतों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मगर जैसे ही उनकी नज़र विक्की के पीछे खड़ी विधि पर गई तो उन तीनों की मुस्कुराहट किसी ने नोच डाली थी। मुस्कान के जिस्म में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? विक्की, उन्होंने गुस्से से पूछा था। विक्की 2 कदम आगे बढ़ता अपने आंटी से कहने लगा, कॉलेज की छुट्टी है, 2 महीने तक हॉस्टल बंद रहेगा, इसलिए ये यहीं रहेगी। वह गंभीरता से अपने आंटी से बात करते हुए सोफे पर आकर बैठ चुका था और विधि आंगन के दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई थी। तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कहीं और छोड़ आते, किसी अनाथ आश्रम में, मामी ने उसे नफरत से कहा था। विधि अगली सांस ही नहीं ले पाई थी। विक्की के चेहरे पर वैसे ही असर थे, नहीं छोड़ सकता, वरना आप जानती है ना अपने पति को। विक्की अगर किसी से डरता था तो सिर्फ उसका अंकल था, जिसका वह थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता था। उन्होंने गुस्से से कहा था कि उनकी यही प्यारी भांजी शाम तक यहाँ होनी चाहिए, इसलिए मैं उसे लेने के लिए गया था, वरना मुझे कोई शौक नहीं। विक्की इस तरह कहते हुए उठ गया था जैसे उसका यहाँ बैठकर मूड ही खराब हो गया हो। वह उठा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अपने कमरे में जाकर गायब हो गया था। विधि ने बड़ी बेचैनी से उन तीनों को देखा था जो नफरत से चेहरे फेर गई थी। अंदर ही अंदर कहीं न कहीं मुस्कान भी विक्की को पसंद करती थी और वह भी चाहती थी कि उसकी शादी विक्की से हो जाए, लेकिन उसके नाना ने विधि की शादी विक्की से करवाकर जैसे सबके अरमान पर पानी फेर दिए थे। उन तीनों से बात करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने उसे मुंह लगाना भी अच्छा नहीं समझा। इसलिए विधि अपना टूटा हुआ दिल लिए निचले फ्लोर पर मौजूद अपनी माँ के उस कमरे में चली गई जहाँ वह कॉलेज जाने से पहले रहा करती थी। वह कमरे में दाखिल हुई। आज भी उसके कमरे में उसकी माँ की बेशुमार यादें मौजूद थी। वो वहीं बैठ के किनारे टेक लगाकर बैठ गई। फिर वह सारा दिन वहीं कमरे में बंद रही। कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। रात के 8 बजे नौकर के जरिए मामा ने खबर भिजवाया। वह कमरे से बाहर निकली। उसके मामा उससे बहुत प्यार करते थे। मामी के मुकाबले उसके मामा बहुत अच्छे इंसान थे। वह अपने मरे मरे भारी कदमों को उठाती हुई कमरे से बाहर निकली। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। वह सुबह से ही कमरे में बंद थी। उसे भी भूख लगी थी, लेकिन उन सब के सामने दोबारा जाकर किसी को भी अपना दिल तोड़ने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए कमरे में बंद रही। इधर आओ मेरे पास बेटा, मामा के आवाज़ देने पर उनके पास गई। उन्होंने उसे अपने साथ लगाए, उसके माथे पर प्यार से अपने हाथ रखते हुए तसल्ली महसूस की। तुम सुबह से कमरे में बंद थी। उन्होंने उसे सवालिया निगाहों से देखा। इससे पहले विधि कुछ और कहती, मामी बोल उठी, हाँ भाई, अब ये तो बड़ी हस्ती है,
हमारे साथ बैठकर खाना खाने से तो रही। मामी अपने शब्दों से जहर उगल रही थी। विधि ने बड़ी मुश्किल से उनकी बात को इग्नोर किया। ऐसे ही मामा, मेरे गले में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं खाना नहीं खा पाई। ऐसे लगा कुछ अटक गया हो। वह अपनी बात भी पूरी ना कर पाई थी। विक्की ने एक गंभीर नज़र उस पर डाली और दोबारा अपने खाने की तरफ ध्यान दिया। बेटा, खाना तो खा लेती। मुझे नौकर ने बताया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस बात पर उन सब का सांस अटक गया था। मामी के गले में ही पानी अटक गया। वे खांस खांस कर बेहाल होने लगी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। विधि के बारे में नौकरानी से पूछ चुके थे। बस ऐसे ही मुझे भूख नहीं थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की नमी को काबू करने की कोशिश की थी। आंखों के सामने एक पल के लिए अपने बाप का चेहरा घूम गया था। उसके बाप ने कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। अगर उनसे नाराज होकर खाना छोड़ देती तो वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। और इस घर में रहते हुए वह बहुत बार सारा सारा दिन भूखी रहती। हर बार मामा ही उसे कमरे से बाहर निकालते थे। रात को ही मामा के साथ बैठकर खाना खा पाती थी, वरना सारा दिन वह मामी के ताने सुनती रहती। मामी हर बात पर कहने लगी थी कि वह फ्री बैठे उनके किचन पर कब्जा किए फ्री के निवाले तोड़ती रहती है। उसके दिल में अंदर कहीं तकलीफ हुई थी। उसने बहुत जल्दी अपनी आंखें रगड़ ली और मामा के साथ ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। मगर उसकी आंखों की नमी को पहली बार विक्की अपनी आंखों से दूर ना रख सका। लेकिन उसे बहुत तकलीफ हुई थी। आखिर उसे तकलीफ क्यों हो रही थी? वह भी खाना छोड़ता हुआ उठा और कमरे में जाकर गायब हो गया। मामी ने बहुत नफरत से विधि को देखा था। लो जी, इस लड़की की मनहूसियत छा गई। विक्की खाना छोड़कर चला गया। वह गुस्से से विधि को घूर रही थी। विधि भी अंदर अंदर बहुत जल रही थी। वह यहाँ बैठ नहीं पाएगी। वह चुप से उठ गई थी। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मामा ने परेशान होते हुए पूछा। कुछ नहीं मामा जी, बस मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। वे और ज्यादा वहां रुके बिना ही अपने कमरे में चली गई। सीढ़ियों के ऊपर ग्रिल पर हाथ रखते विक्की बेहद बेचैनी से उस मंजर को देख रहा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अभी बिना कुछ खाए वापस कमरे में चली गई। अंकल ने एक काट खाने वाली नजरें मामी पर डाली थी। बस तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद किया करो। वह गुस्से में घूरे तो मुस्कान की मम्मी एकदम चुप हो गई। अब वह नौकरानी को आवाज लगा रही थी, जाओ उसे खाना देकर आओ। नौकरानी हाँ में सिर हिलाती हुई जल्दी से विधि के कमरे की तरफ चली गई। कुछ सोचते हुए विक्की वापस नीचे आया और बाहर आंगन की तरफ गया और आने से पहले एक नौकरानी को कॉफ़ी का एक कप बनाने के लिए कहकर चला गया था। वह बंगले की पिछली तरफ वाले गार्डन में निकल आया। यहाँ से विधि का कमरा साफ नजर आता था। उसके कमरे में मौजूद जो खिड़की थी वह अक्सर रात के टाइम खुली रहती थी, क्योंकि उसने अक्सर नोट किया था विधि कमरे के पर्दे को एक साइड किए रखती थी। जिस हिस्से में वह खड़ा था वह हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। वह यहाँ से साफ विधि के कमरे में सब कुछ देख सकता था। वह बेड के किनारे पर टिकी हुई थी। सामने ही टेबल पर खाने की ट्रे पड़ी हुई थी और वह एकटक उस खाने को देखती जा रही थी। न जाने क्यों, लेकिन विक्की के अंदर ये जानने की इच्छा पैदा हो रही थी वह खाना क्यों नहीं खा रही। आखिर वह क्यों इस तरह कर रही है? उसका शक उसे यहाँ तक ले आया था। वह वहीं गार्डन में बेचैनी से चक्कर काट रहा था जब उसने देखा वह खाने को देखते देखते हुए रो पड़ी थी। वह दोनों हाथ चेहरे पर रखकर अपनी सिसकियां काबू करने की कोशिश कर रही थी। कमरे में जलते हुए बल्ब से कमरे के अंदर का सारा मंजर दिखाई दे रहा था। वह बार बार अपने आंखों से आंसू साफ करती हुई बस खाने को देखती जा रही थी। कितनी ही देर बाद उसने पानी का गिलास पकड़ा और अपने होठों से लगा लिया, मगर उसने खाने को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। वह सिर्फ पानी इस तरह पी रही थी जैसे न जाने कितने सालों की प्यासी हो। उसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ जग उठाया और 2 गिलास पानी का और पी लिया, लेकिन खाने को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। और इस मंजर को देखते हुए विक्की के सीने में मौजूद दिल में शायद कुछ टुकड़े टुकड़े हुए थे। वह खाने की प्लेट पकड़े बालकनी के दरवाजे खोलते हुए नीचे गार्डन में उतर आई। इस बात से बेखबर खड़ी थी कि कुछ ही दूरी पर विक्की भी खड़ा था। वह वहां गार्डन तक आई थी। विक्की बैक साइड में बहुत सारे जानवर पाले गए थे, जिनमें 2 कुत्ते, 2-3 बिल्लियां थी और कुछ कबूतर और तोते भी थे। वे खाना पकड़े सारे जानवरों को थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी और साथ आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। विक्की उलझी हुई निगाहों से उसे देख रहा था। वह कुछ कदम चलता हुआ और ज़्यादा उसके पास आ गया, मगर वह मौजूद पेड़ की ओट में ही खड़ा हो गया। जब उसे अंधेरे में उसने विधि के होठों को हिलते हुए महसूस किया। गार्डन में चुप होने की वजह से विधि की आवाज़ सारे गार्डन में गूंजी थी।
उसे विक्की के गार्डन के जानवर भी मुझसे अच्छे हैं। मुझे माफ़ करना, तुम लोग ये खाना खा लो, ये मेरी किस्मत में नहीं था। अगर ये मेरे माँ बाप का घर होता तो मैं भी शान से पेट भरकर ये खाना खा लेती। लेकिन अफसोस की बात है, ये घर और यहाँ के लोग मेरे अपने नहीं। उन लोगों को मेरे दो निवाले भी खटकते हैं। काश पापा आप मुझे छोड़कर कभी नहीं गए होते, और काश मम्मी हम कभी यहाँ आए ही ना होते। कम से कम हॉस्टल में आराम से खाना तो खा सकती थी। वहाँ मुझे कोई ये कहने वाला नहीं था कि मैं उन लोगों के सरों पर बोझ बनी उनके निवाले खा रही हूँ। वह गुस्से से अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई उठ गई थी। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है। इस बंगले के कुत्ते भी मुझसे अच्छे हैं। मेरे बाप ने मेरी परवरिश जैसे की वैसे ही बहुत अच्छी थी। कम से कम ईमानदार थे और खुददार भी थे। लेकिन मुझे इन लोगों की भीख नहीं चाहिए। वह अब हाथ में वो प्लेट पकड़े वापस कमरे में चली गई और विक्की जहाँ था वहीं का वहीं बिल्कुल जम सा गया। वह अंदर जाकर एक बार फिर आधा गिलास पानी पी चुकी थी। शायद अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रही थी। ट्रे वापस साइड टेबल पर रखते हुए वह कमरे की तेज लाइट बंद करती बेड पर लेट गई और गार्डन में खड़े विक्की को सांस लेने में अब तकलीफ होने लगी। कितने ही देर बिल्कुल चुप सा खड़ा निगाहों से उसके कमरे को देखता रहा। उसे अपने गालों पर कुछ बहता हुआ महसूस हुआ तो उसने हाथ लगाकर देखा। वह पानी था। वह हैरान होकर रह गया। उसकी आंखों से आंसू कब निकले उसे पता ही नहीं चला। नौकरानी की आवाज़ पर वह होश में आया था। सर, कॉफ़ी। वह चौंका, फिर नौकरानी के हाथों से वह कॉफ़ी का कप पकड़ लिया। इससे पहले कि वापस जाती, विक्की ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। सुनो, वह रुकी थी। जी सर, वह बड़े इज्जत के साथ बात कर रही थी। तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो? उसके अजीब सवाल पर नौकरानी हैरान हुई थी। जी 5 सालों से सर, उसने कुछ सोचते हुए बताया। तो विक्की उसकी बात सुनते ही हाँ में सिर हिलाया। 2 कदम और पास चलता हुआ नौकरानी तक पहुंच गया था। 3 साल पहले जब विधि यहाँ रहती थी तो मेरे और अंकल के ना रहते हुए आंटी, दूसरी आंटी का व्यवहार विधि के साथ कैसा था? उसने कुछ सोचते हुए पूछा था कि नौकरानी एकदम चुप हो गई। मैं नौकरानी के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देख सकता था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नौकरानी बिल्कुल चुप थी। इस तरह विक्की ने दोबारा अपने शब्दों पर जोर देकर पूछा। सर, मैं क्या कह सकती हूँ? नौकरानी निगाहें झुका गई थी। विक्की को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैं बस सच जानना चाहता हूँ। बताओ क्या बात है? विक्की के होंठ बिल्कुल गंभीरता में डूबी हुई थी। तो नौकरानी ने डरते हुए सारी बातें बता दी। पहले तो फिर भी आपके दादा अंकल जिंदा थे तो उनका लिहाज कर लेते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उन तीनों का व्यवहार विधि के साथ काफ़ी बदल गया था। वह अगर अपने कमरे से बाहर निकल जाती तो आपकी आंटी उन्हें काफ़ी बातें सुनाती थी, इसलिए उन्होंने कमरे से निकलना ही छोड़ दिया था। एक बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा, वे किचन में खाना खाने के लिए गई थी जब आपकी आंटी ने उनके हाथ से खाने की प्लेट ही छीन ली थी। हमारी ज़िंदगी अच्छी भली चल रही थी। न जाने तुम दोनों माँ बेटी कहाँ से आफत बनकर आ गई हो। माँ खुद तो मर गई और तुम्हें हमारे सर पर बोझ की तरह छोड़ गई। विक्की की ज़िंदगी और बर्बाद कर दी और अब तुम यहाँ मज़े से बैठी खाना ठूस रही हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रामवती ने विधि की अच्छी खासी इंसल्ट की थी। उस दिन उसे किचन से बाहर निकाल दिया गया था। विक्की को अब सांस लेने में बड़ी तकलीफ होने लगी थी। उस दिन के बाद से वह कभी भी किचन में नहीं गई। जैसे ही आपके अंकल विनोद सर आते, वे लोग मेरे हाथ से हमेशा विधि को खबर भिजवा देते थे कि रात को विधि मैम आकर खाना खा पाती थी। और विक्की का सारा जिस्म बिल्कुल सुन्न होकर रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ इतना सब कुछ होता रहा और उसकी आंटी उसे न जाने कौन कौन सी सच्चाई बताती थी। उसकी आंखों के सामने वे सारे मंजर उभर रहे थे। जब जब उसकी आंटी उसे विधि के खिलाफ भड़काती थी, वह तो सारा दिन ऑफिस में रहता था। उसे नहीं पता था घर में क्या चलता रहता है। अरे वाह, सारा दिन नवाबजादी कमरे में बंद रहती है। अगर थोड़ी सी बात कर दो और ये कह दो कि बेटा हमारे साथ आकर बैठ जाया करो, वह तो बहुत बदतमीज़ी करती है और ये कहती है कि हम जैसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करती। इतनी अच्छी बच्ची समझकर मैं तो उसे कभी किसी चीज़ से मना नहीं करती। उसका अपना घर है, जैसे मर्जी चाहे वो खाए। बस मैंने उसे यही कहा था कि तुम भी खाना वगैरह पकाना सीख लो। अरे कल को उसने विक्की के साथ ही तो रहना है, शादी तो हो चुका है। जब विदाई होगी तो उसे भी तो घरदारी आनी चाहिए। लेकिन ना, उसने मेरी बात पर साफ मेरे मुंह पर ही मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो कभी भी किचन में नहीं जाऊंगी। अरे भाई, इस घर की इकलौती बहू हूँ, क्या मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए हूँ? इसलिए ऐसे नफरत से कहा था कि मेरा दिल ही टूट गया। विक्की के कानों में हर तरह से अपनी आंटी की कही गई आवाज़ आ रही थी। वह बिल्कुल सुन्न होकर वहाँ खड़ा का खड़ा ही रह गया था।
कॉफ़ी के मग पर पकड़ कुछ और कमज़ोर हुई थी कि अचानक उसके हाथों से वह कॉफ़ी का मग छूटता हुआ ज़मीन पर गिर चुका था। नौकरानी कुछ सहम सी गई। सर, एक और बात कहूँ? उसने डरते हुए कुछ कहने की कोशिश की कि विक्की होश में आया और सवालिया नज़रों से नौकरानी की तरफ देखा। मैं नहीं जानती आप मेरी बात पर भरोसा करोगे या नहीं, लेकिन मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। मैं जो कहूँगी सिर्फ सच कहूँगी। रुक्मणी मैम और रामवती मैम को बात करते सुना था। वे दोनों कमरे में बैठी कोई बात कर रही थी जब मैं उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर ले गई थी। वह ये कह रही थी कि विधि मैम की तरह से आपका दिल बुरा करके उन्हें इस घर से निकाल देंगी, क्योंकि रामवती मैम और रुक्मणी मैम दोनों ही चाहती हैं मुस्कान मैम की शादी आपसे हो जाए, इसलिए उन्हें विधि मैम बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी सर, यही सच है। लेकिन एक बात कहूँ, विधि मैम सारे काम कर लेती हैं। जब आपके दादा अंकल जिंदा थे तब वो उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। उन्हें सारे काम करने आते हैं। वह बहुत समझदार लड़की है। इतना कहते वह नौकरानी चली गई और विक्की ने खुद को गिरने से बचाने के लिए एक पेड़ के टहनी को जोर से पकड़े रखा। ये कैसी हकीकत थी जो उस पर आज खुलकर रह गई थी। आज उस नौकरानी ने सब कुछ खोलकर रख दिया था। दादा अंकल के होते बेगुनाह उनकी नवासी पर वे कोई भी जुल्म होता नहीं देख सकते थे। विक्की के कानों में धमाके हो रहे थे। विक्की के लिए एक नई किरण की शुरुआत हो चुकी थी। वह सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। सारे ही उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उसने एक नज़र दूर से ही विधि के बंद कमरे के दरवाजे पर डाली और फिर उसने उसी नौकरानी को कहा जो कल रात उसे कॉफ़ी देने के लिए आंगन में आई थी, जाओ विधि के कमरे में उसे बुलाकर लाओ। उसने विधि के कमरे की तरफ इशारा किया था। नौकरानी समझ गई थी। वह हाँ में सर हिलाती हुई विधि के कमरे के बाहर पहुंची। 2 मिनट बाद ही विधि भी कमरे से बाहर निकल आई। मुझे आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। विक्की ने चुप्पी को तोड़ा। सब लोग खाना छोड़कर विक्की को देख रहे थे। मैंने एक फैसला किया है, वह काफ़ी गंभीरता से कह रहा था। सब हैरान हुए। आखिर वह किस फैसले की बात कर रहा था? आज और अभी मैं विधि को विदा करवा कर ले जा रहा हूँ। ये सब थे कि पिघलता हुआ शीशा जो वहाँ मौजूद हर आदमी के कानों में उतर रहा था। विधि भी सुन रह गई थी। उसे लगा वह अगली सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन विक्की रुक्मणी ने गुस्से से कुछ कहने की कोशिश की जब वो उनकी बात बीच में ही काट गया था। ये मेरा अपना फैसला है और इस फैसले के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा काम था और ज़्यादा किसी के सवाल का कोई जवाब देना नहीं चाहता हूँ, तो कोई मुझसे इसकी वजह ना पूछे तो ठीक रहेगा। तुम यहाँ बैठो, नाश्ता करो। आखिरी बार उसने बड़ी गुस्से में कही थी। विधि जो बड़ी अविश्वास के साथ फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, वह जैसे डर ही गई थी। हाथ बढ़ाते हुए कुर्सी खींचते वह उसके बराबर में बैठ गई, लेकिन सांस लेने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। विक्की गंभीरता से कॉफ़ी का कप होठों से लगाए कॉफ़ी पी रहा था। कितने ही देर विधि बिल्कुल सुन्न निगाहों से वहाँ बैठी रही। तुम्हें यहाँ देखने के लिए नहीं बुलाया गया, खाना खाओ, वह गुस्से से बोला था कि विधि डरती हुई प्लेट में खाना डालते ही खाने को शुरू कर चुकी थी। उसके खाना खाने के बाद ही विक्की को अपने दिल में बड़ी तसल्ली महसूस हुई थी। विधि ने जब तक खाना नहीं खा लिया तब तक वह वहीं बैठा रहा। उसका खाना खत्म करने के बाद वह उठा था। एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मेरे वापस आने तक तुम मुझे मेरे कमरे में मिलनी चाहिए। ये मेरा हुक्म है। वह ये कहते हुए वहाँ से उठ गया था और रुक्मणी वे विधि को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। विधि अपने मरे मरे भारी कदम उठाती हुई वहाँ से उठी और दोनों मामियों के आंखों के सामने से गायब हो गई। वे वापस कमरे में आई और कमरे को बंद किया। वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। उसके बाद वह खुलकर रोई थी। विक्की ने खुद उसके किरदार पर उंगली उठाया था। अब शायद उसको ये निचोड़ कर रख देने वाला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। 4 घंटे बीत गए थे। उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। वह जानती थी कि अब उसने दरवाज़ा खोला तो मामिया और मुस्कान उन तीनों में से कोई एक जान ही ले लेंगी। और बाहर आंगन में ही तीनों लाचारी से बैठी एक दूसरे को देख रही थी। एक बार उस लड़की को मेरे सामने आने दो, उसकी जान ले लूँगी। रुक्मणी मैम जले पैर की बिल्ली की तरह आंगन में चक्कर काटते हुए गुस्से से कह रही थी। उससे ज़्यादा बुरा हाल तो मुस्कान का था। बड़ी मम्मी, आपने कहा था कि विक्की की पत्नी सिर्फ मैं बनूंगी। उसने भी बड़ी विश्वास के साथ सवाल पूछा था। फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को यहाँ से हर हाल में बाहर निकाल कर ही दम लूँगी। वह अभी ये सब बातें कर ही रही थी जब आंगन के दरवाजे से विक्की अंदर दाखिल हुआ था और उन सबको एक साथ देखते हुए वह भी इतने गुस्से में तो उसने सवाल किया था, आप सबको क्या हुआ है? उसने ऐसे पूछा जैसे कुछ जानता ही ना हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
विक्की, उस जाहिल गंवार लड़की को तुम अपनी पत्नी की हैसियत कैसे दे सकते हो? रुक्मणी मैम ने कुछ सख्ती से पूछा था। विक्की के चेहरे पर ऐसा कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ आंटी, मैं किसी को भी वजह बताना ज़रूरी नहीं समझता, और कौन सी लड़की मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी उसका फैसला तो मैं ही करूँगा। वैसे कहाँ है आपकी बहू? उसने जानबूझकर ये शब्द बहू का इस्तेमाल किया था। रुक्मणी का कलेजा तक जल उठा था। अपने कमरे में बंद बैठी है, वह तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगी, तुम अच्छे से जानते हो। रुक्मणी ने जैसे हकीकत को सामने करने की कोशिश की थी। ऐसे कैसे? बड़ी आराम से कहता हुआ उठा और विधि के कमरे तक आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह जो बेड पर बैठी हुई गहरी सोचों में डूबी हुई थी, वह चौंक गई। उसके अंदर एक डर की लहर उतर गई थी। दरवाज़ा 2 बार नॉक हुआ था। वह कुछ नहीं बोली। तुम बाहर आ रही हो या मैं अपने तरीके से अंदर आ जाऊं? उसका सिर्फ एक ही आवाज़ काफ़ी था कि विधि डरती हुई दरवाज़ा खोल चुकी थी। वह कमरे में दाखिल हुआ और विधि डर से 2 कदम पीछे हटी थी। चाहे तुम भूल गई हो कि मैं जाने से पहले कह गया था कि तुम मुझे शाम को मेरे कमरे में मिलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह सख्ती से कहता हुआ उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और वह डरती हुई 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर साफ पानी के बूंदे दिखाई दे रहा था। मुझे आपके साथ नहीं, उसके शब्द मुंह में ही अटके थे जब विक्की की उंगली उसके होंठों तक आ चुकी थी। तुम क्या सोचती हो? ये जरूरी नहीं, जो मैंने कह दिया वही होगा। फैसला हो चुका है। इतना कहते के साथ वो बिना उसकी बात सुने उसे कोई मौका दिए उसको बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल चुका था। उन तीनों ने अपनी आंखों से देखा। विक्की उसकी बाजू पकड़े उसे जबरदस्ती अपने साथ लिए सीढ़ियां चढ़ गया और बड़ी अविश्वास और फटी फटी निगाहों से उसे देखते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा रही थी, लेकिन विक्की की पकड़ सख्ती से वह उसे अपने कमरे में ला चुका था। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और विधि का हाथ छोड़ दिया। डरती हुई 2 कदम पीछे हो गई थी। वह उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और वह पीछे खिसक रही थी। मुझसे दूर हो, वह डर में रोती हुई परेशानी में बोले जा रही थी। विक्की के चेहरे पर ना चाहते हुए मुस्कुराहट फैली हुई थी। वह उसे छोड़कर अपने अलमारी के तरफ बढ़ गया। वहां से अब कोई फाइल बाहर निकाल रहा था। विधि पूरी हैरान होकर वहीं कमरे में खड़ी की खड़ी रह गई। जब वह उसके सामने आकर खड़ा हुआ, यहाँ साइन करो। इस बार उसका शब्द कुछ नॉर्मल था और विधि उसे बहुत हैरान होकर उसके हाथ में पकड़ा हुआ उस फाइल को देख रही थी। ये क्या है? ये उसने डरते हुए पूछा। जितना कहा उतना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह अगले ही पल गुस्से में गरज रहा था और विधि ने डरते हुए बिना देखे बिना पढ़े साइन कर दिए। वह नहीं जानती थी वो क्या था। क्या ये डिवोर्स पेपर है? उसने कुछ उम्मीद से पूछा था। विक्की के होठों को तेज मुस्कुराहट ने छुआ था। इतनी गलतफहमी तुमने अपने दिमाग के अंदर भरा है। मैंने पहले भी कहा था तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मतलब कि नहीं दूंगा। गुस्से से कहते हुए उसको हैरान करते हुए वॉशरूम में जाकर बंद हो गया और वह वहीं कमरे के बेड पर पास ही खड़ी रह गई। 2 मिनट के बाद वह बाहर निकला। अब अपना कोट उतारते हुए सोफे पर फेंक चुका था। इधर आओ मेरे पास। वो बेड तक पहुंचकर उसे गुस्से में हुक्म दे रहा था। विधि अंतर तक कांप कर रह गई थी। मैंने कहा ना इधर आओ। वह और ज्यादा गुस्से से बोला था कि विधि डरती हुई 2 कदम उसके तरफ बढ़ी। यहाँ बैठो, उसे अपने पास बेड पर बैठने को कह रहा था और विधि डरती जा रही थी। मैंने कहा यहाँ बैठो, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती? उसका हाथ पकड़े उसे खींचकर अपने पास बिठा चुका था कि विधि डरती हुई उससे दूर खिसकने की कोशिश करने लगी, मगर वह उसे कमर से पकड़े अपने करीब कर चुका था और विधि डरती जा रही थी। वह गुस्से से आंखें मीच गई थी और उसके उन बंद आंखों को देखते हुए विक्की ना चाहते हुए भी खुलकर मुस्कुराया था। फिर वह उसके कान के पास झुका था। अभी तुमने जिस पेपर पर साइन किए थे ना, वह विक्की के पूरे दौलत की पेपर थी, जो कि वह विक्की अब तुम्हारे नाम कर चुका है। इसलिए मैंने उसे तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। ये सब थे कि पिघलता हुआ शीशा जो विधि के कानों में उतरे थे। उसने बड़ी अविश्वास से आंखों को खोला था। विक्की को देखा। उसे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो पा रहा था और फटी फटी निगाहों से वह विक्की को देख रही थी। उसे लगा शायद वह मजाक कर रहा है। ये कैसा मजाक था? वे आखिर बोल उठी और विक्की इस बार खुलकर मुस्कुराया था और जिंदगी में पहली बार उसने विक्की को इतनी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए देखा था। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर सकता हूँ? उसने सवाल पूछा। विधि का दिल धड़कने लगा था। ये सब मजाक नहीं, आज से तुम इस सारे घर की मालकिन हो। उसके चेहरे पर से बाल एक साइड करते हुए उसके कानों से जैसे वह अपना एक एक शब्द सच कहते हुए उसे अपने ऊपर विश्वास दिलवा रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वह फटी फटी निगाहों से अब भी विक्की को देख रही थी।
उसे इतना बड़ा शॉट लगा कि वह हैरान रह गई। वैसे क्यों नहीं हो सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जहाँ चाहूँ जिसके नाम चाहूँ उसके नाम कर सकता हूँ। और आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस पूरे घर की मालकिन हो। तुम इस सारे घर में जहाँ चाहे वहाँ रह सकती हो और सुकून से किचन में जाकर अपनी मर्जी का खाना बनाकर भी खा सकती हो। उसने हर बात अब की बार बड़ी प्यार से कही थी कि विधि के आंखों में बहुत तेजी से आंसू आ चुके थे। वे अपना चेहरा मोड़कर अपनी आंखों से निकलने वाली नमी साफ करने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। वह कैसे जान सकता था, और उसका ये रोना विकी को तकलीफ दे गया था। वह अगले ही पल उसे खींचे अपने साथ लगा चुका था। विधि बिल्कुल सुन्न रह गई थी। मुझे बंगला नहीं चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? मेरी मामियाँ मुझे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। प्लीज़ आप वापस ले लीजिए ये सब। वह बार बार उसे बोल रही थी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जो कहता है उसे कहने दो। मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी मर्जी, मैं जिसके नाम करूं। आज से ये सारा बंगला तुम्हारा हो चुका है। अगर तुम चाहो तो बेशक सारी प्रॉपर्टी को आग लगा दो। तुम्हें कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये सारी दौलत की तुम अकेली मालकिन हो। इस बार उसके शब्द में नरमी थी। अब वो गुस्से से बात नहीं कर रहा था और विधि पर हैरानियों के पहाड़ टूटते जा रहे थे। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? वह फटी फटी निगाहों से विक्की को देख रही थी। विक्की थोड़ा सा उसके करीब हुआ था, इतना कि उसके चेहरे पर विक्की की झुलसती सांसें पड़ने लगी। वह खुद डर से आंखें बंद कर गई। उसके कान के पास झुकता चला गया था। क्योंकि मुझे लगता है तुमसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत हो रही है, और हर उस चीज़ के लिए सॉरी जो मैंने बीते हुए कल में तुम्हारे साथ की थी। मुझे तुम पर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। बिना सच जाने मैंने कैसे विश्वास कर लिया? मेरे आंखों के सामने वह मंजर घूम रहा था जब वो ऑफिस से वापस आया था। रुक्मणी ने उसके कानों में जहर घोल दिया था। तुम्हें कुछ खबर भी है? न जाने वह कमरे में रोहन के साथ चिपकी बैठी कौन सी बातें कर रही है। उसे कोई शर्म हया नहीं। वह तो ये भी भूल गई कि वह तुम्हारी पत्नी है। ये शब्द आज भी उसके कानों में गूंजे थे जब वो कमरे में दाखिल हुआ था, और बिना सोचे समझे गुस्से में उसने विधि को थप्पड़ मार दिया था। इसलिए भी सॉरी कि मैं तुम्हें बिना जाने बिना समझे जज कर लिया था। क्या हुआ अगर तुम गांव में रहती आई हो? तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। वह मुस्कुराया और विधि भी हैरान होकर बस उसे देखती रही। अब वह नरमी से उसका गाल सहला रहा था। पहले थप्पड़ मारा था। विधि अब भी बिल्कुल सुन खड़ी और फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो? अपनी गलती सुधारने का मौका, तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरुआत करने का मौका। वह उम्मीद मान सम्मान से उसे देख रहा था, और विधि बेहद फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वह हैंडसम पहले ही बहुत था, लेकिन विधि कहाँ जानती थी कि उसके किस्मत में ये हैंडसम आदमी लिखा हुआ था। उसने भी अविश्वास से विकी के कंधे और गालों को छूकर महसूस किया। ये कोई सपना है? वह हैरान थी। विकी खुलकर हंस पड़ा। ये हकीकत है। चलो आओ नीचे चलते हैं, खाने का वक्त हो रहा है। और बिना अगली बात किए उसका हाथ पकड़े वापस कमरे से बाहर निकल आया था। वह किसी कटे दिल की तरह उसके साथ चलती जा रही थी। वह नीचे आई तो सारे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वह दोनों भी बैठ गए। खाना बिल्कुल चुप्पी के साथ खाया गया था। वह तीनों औरतें बस विधि को कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। खाना खाने के बाद सारे ही आंगन में बैठे चाय पी रहे थे जब आंगन के दरवाजे से रोहन दाखिल हुआ। रोहन को देखते विधि के चेहरे पर एकदम से परेशानी सी आ गई थी। क्या बात है आंटी, आपने मुझे बुलाया था? उसने रुक्मणी को देखते हुए पूछा तो वह हैरान हुई। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? रुक्मणी ने नासमझी से कंधे उचकाए थे। उन्होंने नहीं, मैंने बुलाया था। विक्की सोफे से उठा और कदम कदम चलता हुआ उसके पास पहुंचा तो सारे ही परेशान हुए थे। तुमने मुझे बुलाया? लेकिन 3 सालों से तुमने मुझसे कभी बात तक नहीं की, तो अब क्या हुआ? रोहन भी हैरान होते पूछा था। सारे चुप होकर उन दोनों को देख रहे थे और विधि अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। वह काफ़ी परेशान लग रही थी। अगले ही पल आंगन में एक थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी। विक्की का हाथ उठा था और रोहन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। वहाँ सारे बिल्कुल सुन्न रह गए थे। काश मैं तुम्हें ये थप्पड़ उस दिन मारा होता जिससे तुम मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मगर नहीं, गलती मेरी ही थी। मैं ही कानों से कच्चा था, तुम पर यकीन कर लिया था। विधि यहाँ आओ। उसने गुस्से से विधि को बुलाया। विधि डरती हुई सोफे से उठी और उसके पास आकर खड़ी हुई। वह थप्पड़ जो उस दिन मैंने तुम्हें मारा था, वही थप्पड़ तुम आज इसे मारोगी? वह गुस्से से विधि से कह रहा था। उसके शब्द में किसी तरह की नरमी नहीं थी। विधि ने ना में सिर हिलाया था, लेकिन विक्की के आंखों को देखते हुए वह डर गई थी। अगले ही पल आगे बढ़ी और हिम्मत करते हुए रोहन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा
और रोहन का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। सारे हैरानी से वही सब कुछ छोड़ते हुए सोफे से उठ खड़े हुए थे। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था रोहन, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे किरदार की धज्जियाँ उड़ा दोगे। शर्म आती है मुझे आप जैसे आदमी पर, जो दोस्त कहलाने के लायक नहीं। उसने बहुत मुश्किल से 2 शब्द निकाले थे। सारा गुस्सा भूलकर वह विक्की का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लिए रोहन की आंखों में झांक रहा था। अफसोस है मुझे कि तुम कभी मेरे दोस्त हुआ करते थे। अब निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम विक्की के नफ़रत के लायक भी नहीं रहे। रोहन बिना कुछ कहे वहाँ से पलट गया। विक्की ने गुस्से से आंटी को देखा। रुक्मणी जान गई थी कि वह सच्चाई तक पहुँच गया है। वह ना में सिर हिलाती हुई परेशान होती हुई काँप गई थी। वह जानती थी अगर ये बात उसके अंकल को पता चली तो अंकल उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वह विक्की था, उसने अपनी आंटी का भरम रख लिया था। मैंने एक फ़ैसला किया है, वह गुस्से से उन सबको बता रहा था। विधि का हाथ उसके अपने हाथों में था। मैंने ये पूरी प्रॉपर्टी विधि के नाम कर दिया है। ये सब थे कि पिघलता हुआ शीशा जो उन सब के कानों में एक साथ उतर रहा था। वह सारे के सारे विक्की को आश्चर्य से देख रहे थे। क्या तुम होश में तो हो? सबसे पहले रुक्मणी और फूलवती ने सवाल पूछा था। बिल्कुल होश में हूँ आंटी, और इतना ही नहीं, मैंने सारे बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी भी विधि के नाम कर चुका हूँ। उसने एक और बम उन लोगों के सर पर फोड़ा था कि सारे फटी फटी निगाहों से उन दोनों को देख रहे थे। लेकिन बेटा, इन सब की ज़रूरत ही क्या थी? अंकल ने सवालिया निगाहों से पूछा। बस ऐसे ही, मुझे विधि के मामले में गलत फहमी हो गई थी, इसलिए मैंने उसकी रक्षा के लिए उनके नाम ये सारी प्रॉपर्टी कर चुका हूँ। कल को ये ना हो कहीं ये लोग मेरे ना रहते हुए विधि को यहाँ से धक्का ही देकर बाहर निकाल दे। इसलिए और अगले हफ्ते मैं अपने शादी की पार्टी कर रहा हूँ। अच्छा होगा आंटी, आप उसकी तैयारी करो, वरना फिर आप जानती हैं आपका विक्की कैसा है। वह आंखों ही आंखों में गुस्से से आंटी को वार्निंग किए विधि का हाथ पकड़े वापस कमरे में चला गया। और रुक्मणी और फूलवती जहाँ थी वहीं की वहीं जम गई थी। विधि की बड़ी मामी वह सब कुछ छोड़ती हुई उसके पीछे भागी थी। वह तेज कदमों से चलती हुई उसके कमरे तक पहुंची थी। दरवाज़ा खुला था। विक्की स्टडी टेबल के सामने लैपटॉप पर झुका कुछ कर रहा था और विधि बेड पर बैठी हुई थी। विक्की, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने आते ही विक्की से सवाल किया। ये सवाल आप पूछ रही हैं आंटी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विक्की पलटा आंटी से पूछा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी आंटी इतनी गिरी हुई हो सकती हैं। आपने क्या कुछ नहीं किया, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? उसे खाना तक नहीं देती थी, इसलिए मैंने ये सारी दौलत ही उसके नाम कर दी। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को भूखा मारूं। और अच्छा होगा कि आप मेरे रिसेप्शन की तैयारी करो, वरना फिर मुझे मजबूरन अंकल को ये सब कुछ बताना होगा जो आपने किया। रुक्मणी को धमकी दे रहा था। जैसे रुक्मणी को यकीन न आया। भगवान के लिए अब तो उसे अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लो, सब कुछ ठीक कर लो। इस बार उसने नरमी से कहा था। वह बस ना में सिर हिलाते हुए पलट गई। उनके जाने के बाद वह लैपटॉप वहीं बंद करता हुआ कमरे का दरवाज़ा बंद किए बेड तक आया और विधि के पास बैठ गया। आप ले लीजिए घर वापस, अपने नाम कर लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, वह परेशान होती हुई बोली थी। विक्की के होठों को एक मुस्कुराहट ने छुआ था। पता नहीं, मुझे एक साधारण लड़की में जो इश्क दिखता है उसे बहुत आराम मिलता है। मैंने सोचा था मुझे जिस लड़की से मोहब्बत होगी मैं उस पर अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी सारी दौलत निछावर कर दूंगा। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम पर अपनी सारी दौलत निछावर करने का मौका मिला। मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन ये सच है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वह उसे पकड़े अपने साथ लगाता हुआ धीरे से बोल रहा था कि विधि बिल्कुल सुन रह गई। लेकिन आपकी आंटी? उसने हैरानी से पूछा। फिक्र मत करो, वह ठीक हो जाएगी। जब लालची इंसान के हाथों से सारी दौलत चली जाए तो फिर वह ठीक हो जाया करते हैं। उसके माथे पर होंठ रखते हुए धीरे से कह रहा था। विधि बड़ी हैरान होकर उसे देख रही थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने बहुत हिम्मत करते हुए कुछ कहने की कोशिश की तो विक्की ने सवालिया निगाहों से उसे देखा था। बस डिवोर्स मत मांगना। वह जैसे परेशान हुआ था। विधि ना चाहते हुए भी हंस पड़ी थी। नहीं, बात कुछ और है, वह कुछ झिझकते हुए बोली थी। विक्की हैरान हुआ। अच्छा, और क्या बात है? उसने बड़ी हैरान होकर पूछा। वह मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। जो भी कहना चाहती हो खुलकर कह सकती हो। विक्की ने अपना दूसरा बाजू खोल लिया। दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़कर अपने सीने में दुबका चुका था। उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया था। मैं नहीं जानती थी कब, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। शायद ये तब हुई थी जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, या शायद जब
नाना जी ने कहा था वो मेरी शादी आपसे करवाना चाहते हैं, शायद तब जब मैं आपकी पत्नी बनी थी। विक्की हैरान हुआ था। जब आपने कहा कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो मैंने सोचा था कि अपनी मोहब्बत को हमेशा दिल में दफन कर लूँगी। बस आज न जाने मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। वह इतनी मासूमियत से बोली थी कि विक्की अंदर तक जैसे उसका दीवाना हो गया था। अब उसे और ज़्यादा मजबूती से अपने सीने में दबाते हुए उसके माथे पर दोबारा से किस कर चुका था। धन्यवाद मुझ जैसे इंसान को अपनी मोहब्बत देने के लिए, लेकिन तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? उसे जैसे ये सवाल बेचैन कर गए थे। विधि ने एक परेशान सी नज़र से उसे देखा। बस मुझे आपके गुस्से से डर लगता है, वह बहुत मासूमियत से बोली थी। विक्की को उस पर टूट कर प्यार आया था। मेरा तुमसे वादा है, अब मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे अपने सीने से लगाए धीरे से बातें कर रहा था। विधि ने गहरी सांस ली। एक सुकून का सांस हवा में छोड़ा था। वह खुलकर मुस्कुराई थी। उसे उम्मीद नहीं थी वह उस आदमी की पत्नी के रूप में खरी उतर पाएगी। इस बात में बिल्कुल भी झूठ नहीं था कि जब भगवान देता है तो बिल्कुल छप्पर फाड़ कर देता है। जहाँ उस इंसान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, उस दिन से विक्की और विधि दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे और उन दोनों में आपस में टूट कर मोहब्बत थी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।